देखो, ये चैप्टर का चार्ट है ना। हम धीरे धीरे बात करने वाले हैं इस चैप्टर में बहुत सारी, जैसे फैक्टोरियल क्या होता है, कंप्यूटेशन या काउंटिंग के, यू कैन से काउंटिंग के दो फंडामेंटल रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल, जब भी साइमल्टेनियस कोई चीजें काउंट करनी हो तो एंड यूज होता है, और इधर मतलब ए या बी दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा तो और यूज होता है। ये अभी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है इसको समझना। परम्यूटेशन में प्रॉपर्टी ऑफ परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन और परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन, ये तीन कैटेगरी आएगी। कॉम्बिनेशन में केवल एक ही है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन, बात खत्म। तो ये क्या होगा हम चैप्टर में धीरे धीरे देखते हैं, जल्दी नहीं करनी है। ये देखो, सबसे पहले तो ये सीखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या प्रिंसिपल है? पहला रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल। इफ सर्टेन थिंग्स may be done in m ways, it has been done. A second thing can be done in n ways. m, एक काम को करने के m तरीके हैं, 4 5 6 तरीके एग्जाम्पल के, और दूसरे काम को करने के 3 तरीके हैं, और दोनों काम एक साथ करने हो तो अगर आपके एक 6 तरीके और एक 3 तरीके हैं तो टोटल मिला के 18 तरीके हो जाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि वो दोनों काम कैसे करने हैं आपको, साइमल्टेनियसली। द इंपॉर्टेंट वर्ड इज डूइंग बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली में हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरीकों को। एक तरह का काम करने के तरीके, दूसरे तरह का काम तरीके साइमल्टेनियसली एक साथ, मतलब एक साथ करने, यू हैव टू मल्टीप्लाई द बोथ द वेज। अब इसकी यूज, एप्लीकेशन यूज होगी तो ये और क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने, इफ वन कैन गोइंग टू स्कूल बाय 5 डिफरेंट बसेस, तुम स्कूल 5 बसों से जा सकते हो, है ना, तुम्हारी टाइमिंग मैच करती है कि 5 बसेस अवेलेबल है, किसी से भी चले जाओ। दूसरी तरफ यू कैन कम बैक बाय 4 डिफरेंट बसेस, आने के लिए 4 बसेस होती हैं, कोई सी भी बस से आ जाओ। तो जाने के लिए तुम्हारे पास 5 तरीके हैं, आने के लिए तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ये दोनों मिला के कितने ऑप्शंस हैं भाई? जाओगे तो वापस आओगे। तो अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूं कि मैं, आप बस नंबर 1 से गए इधर से, उधर से बस नंबर 2 से आए, है ना, इधर से 5 बसेस हैं, 1 2 3 4 5, उधर से 4 बसेस है, 1 2 3 4। तो जब आप ये कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे अगर साइमल्टेनियस देखोगे तो 20 बन जाएंगे। ये इसका सिंपल सा मीनिंग है। कुछ समझ में आई बात की नहीं? अच्छा, 20 को मैं इजीली दिखा भी सकता हूं। एक बस से जाते हो आप, यहां से 1 नंबर की बस से, उधर से एक साथ ये सोच लो ना, 4 में से किसी से भी आ जाओगे, 4 तरीके तो ऐसे ही हो गए ना। हर बार ऐसे ही यहाँ पे एक बस पकड़ो, उधर के 4 बस, इधर एक बस पकड़ो, उधर के 4 बस। तो इजीली सोच सकते हो इसको। तो साइमल्टेनियसली दो चीजें साइमल्टेनियसली करने के तरीके हमेशा मल्टीप्लीकेशन रूल पे ले जाएंगे। इसका मतलब हम दोनों तरीकों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अगली बात करते हैं, एडिशन रूल। इफ देर आर टू अल्टरनेटिव, ध्यान से वर्ड देखना, यहां था साइमल्टेनियस, यहां है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब होता है, आप अगर एक तरीके से कोई काम करोगे तो दूसरा तरीका अप्लाई नहीं होगा, दूसरे तरीके से काम करोगे तो पहला तरीका अप्लाई नहीं होगा। अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब ये होता है ना, जैसे मैंने वो इकोनॉमिक्स में सिखाया था, क्या, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज। अगर आपने एक चूज कर लिया तो दूसरा सेक्रीफाइस हो गया, दूसरा गया। कोई एक ही तरीका एट अ टाइम आप चूज कर पाओगे। इसका एग्जांपल देखो, इफ वन वांट टू गो स्कूल बाय बस वेयर देयर आर 5 बसेस, चलो 5 बस हैं, तुम किसी भी बस से जा सकते हो, और बाय एन ऑटो वेयर देयर आर 4 ऑटोस। अब यार तुम जाओगे, बस से चले गए तो ऑटो वाला तरीका बचा क्या? ऑटो से जाओगे तो बस वाला तरीका बचा क्या? तो बस से जाने के 5 तरीके, ऑटो से जाने के 4 तरीके, टोटल मिला के तुम्हारे पास कितने तरीकों से जा सकते हो तुम? 9, मतलब 5 + 4। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया?
सिर्फ जाने की ही बात कर रहा है, वो बोल रहा है तो 5 बसेस में से किसी बस से चले जाओ, नहीं तो 4 ऑटो में से किसी ऑटो से चले जाओ। तो टोटल मिला के तुम्हारे पास कितने तरीके जाने के हैं? क्योंकि एक तरीके से जैसे ही गए बाकी सब और में चले जाएगा ना मामला। या तो बस से जाओगे या तो ऑटो से जाओगे, उनमें से जैसे ही एक कोई चूज किया, और वाला केस है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो सीधी सी बात समझ लो, जब भी आपको लगे कि यार हम एंड वाली कंडीशंस में, साइमल्टेनियस वाली कंडीशंस में, तो मल्टीप्लाई यूज होता है, और वाली कंडीशंस में इधर दिस और दिस, दोनों में से कोई एक ही रास्ता है, तो आप एडिशन वाली कंडीशन में आते हो। कोई समस्या, दिक्कत? ओके। द अबव फंडामेंटल प्रिंसिपल में भी जनरलाइज whenever they are necessary, तो हम इसको जनरली यूज कर लेते हैं जब भी जरूरत पड़ती है इनको। बहुत सारी जगह जरूरत पड़ेगी, परम्यूटेशन में भी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन में भी पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल प्रिंसिपल है हमेशा का। अभी वो आगे प्रोबेबिलिटी में भी जरूरत पड़ेगी इनकी। प्रोबेबिलिटी में कहेंगे 52 पैक कार्ड में से कोई एक कार्ड निकाल लेंगे तो या तो ये आएगा या तो वो आएगा, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? और यूज करेगा तो प्लस लगाएंगे। साइमल्टेनियसली 2 कार्ड निकाल रहे हैं, साइमल्टेनियस 2 कार्ड निकालोगे, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, 2 कार्ड्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालोगे तब भी। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? कॉइन टॉस करोगे, बोलो 3 बार टॉस करेंगे, तो 3 कॉइन टॉस करो या 3 बार एक ही कॉइन टॉस करो, बात तो एक ही होती है। तो वहां पे साइमल्टेनियस की कंडीशन आएगी, मल्टीप्लाई बीच में आएगा। ऐसा हम इसकी प्रोबेबिलिटी में, परम्यूटेशन में, कॉम्बिनेशन में भयंकर इस्तेमाल है। मतलब इस रूल को जितने अच्छे से दिमाग में सेट करके रखोगे, आगे क्लैरिटी रहेगी। जब भी चीजें साइमल्टेनियस हो रही हो, या एंड लिखा हो कि दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, बोथ चाहिए एक साथ, तो फिर भैया मल्टीप्लाई करो। और अगर दिस और दिस बीच में और आ रहा है, अल्टरनेटिव लग रहा है ना, ये दोनों वर्ड, एंड को साइमल्टेनियस वर्ड के साथ भी समझना, और को अल्टरनेटिव के साथ भी समझना। कोई समस्या है तो बताओ। ठीक है, तो ये रूल केवल हमने इस चैप्टर के लिए नहीं पढ़ा, ये जीवन में हमेशा यूज होने वाला रूल है। मैथ्स में न जाने कितनी जगह इसकी एप्लीकेशन है। इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का रूल है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्टोरियल बड़ी मजेदार चीज है। एक तो इसके रिप्रेजेंटेशन देखो, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, है ना। और क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम इस साइन के साथ कुछ लिख दे नंबर, तो उसका मतलब होता है 1 से लेके वहां तक जो नंबर लिखा है, वहां से 1 से लेके वहां तक सब मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इंक्लूसिव 1 और वो नंबर खुद। जैसे अगर लिखा है फैक्टोरियल 4, तो उसका मतलब है 1 2 3 4, सब मल्टीप्लाई करो। ये है फैक्टोरियल का मतलब। और फैक्टोरियल 4 ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। ये बात समझ में आई क्या? ठीक। टू मेक द notation meaningful, we when n is equals to 0, we define factorial 0 और this is equals to 1। अब ये मैं है ना थोड़ी देर बाद समझाता हूं इसका मजा। मतलब वो क्या होगा, अगर फैक्टोरियल 1 लिखा है या फैक्टोरियल 0 लिखा है, तो फैक्टोरियल 0 का मतलब 0 नहीं होता, इन दोनों का मतलब 1 ही होता है। फैक्टोरियल 0 का मतलब भी कितना होगा? 1। क्यों होगा अभी हम उसको और डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल इतना समझ लो, फैक्टोरियल 0 0 नहीं होता, फैक्टोरियल 0 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है ना। क्या लॉजिक है अभी समझेंगे। अगर मैं कोई जनरल इक्वेशन ओपन कर दूं, जैसे लिखा है फैक्टोरियल n, तो हम उसको कैसे सोचेंगे? ध्यान से सुनना। फैक्टोरियल n मतलब, अब तुमने मेरा देखा था 4 3 2 1, ऐसा सोच सकते हैं ना। 1 तक जाएगा तो फैक्टोरियल n ओपन कैसे होगा? n, या 1 से ओपन करना तो तुम 1 से कर लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 ऐसा होता रहेगा, पता नहीं n कहाँ है, तो कहीं आएगा n। ये खत्म किस पे होगा जाके? n पे। लेकिन n के पहले कौन सा नंबर होगा ये सोचो, n माइनस 1। उसके पहले सोचो कौन सा नंबर होगा? n माइनस 2। ये इमेजिनेशन दिमाग में होनी चाहिए
कि अगर कोई चीज n तक ओपन हो रही है तो उसका जस्ट पहले वाला n-1 होगा, उसका जस्ट पहले वाला n-2 होगा, उसका जस्ट पहले वाला n-3 होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और मजेदार बात बताता हूं, अगर सपोज करो 5 माइनस n, ये फैक्टोरियल है, तो अगर मैं कहूं 5 माइनस n आखिरी नंबर है तो इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा? 4 माइनस n। अरे एक पहला है ना, तो 5 में से एक छोटा कर दो, वो 4 माइनस n, उसके पहले क्या होगा? 3 माइनस n। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसा कोई भी सिचुएशन हो कि n के पहले सोचना है हमें, तो हम कैसे सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें कोई दिक्कत है? ओके। ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल निकाल के दिखाया उसने। 5 फैक्टोरियल 5 से लेके 1 तक, 4 फैक्टोरियल 4 से लेके 1 तक, 6 फैक्टोरियल 6 से लेके 1 तक। एग्जाम्पल दिए हैं उसने, फाइंड 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब इसको मैं सॉल्व करने का तरीका समझाता हूं। अगर सपोज तुम्हें ये दे दिया 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल कितना होगा, आंसर करो, तो हम क्या करेंगे? कितना सिंपल है समझना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इतना लंबे लिखने की जगह मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। 6 फैक्टोरियल अपॉन में भी कितना है, वो भी 6 5 4 3 2 1 है, तो मैं सीधा इसको यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। तो मेरा आंसर सिंपल ये है, 987। मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई या नहीं आई? ये देखो, ये मल्टीप्लाई कर दिया 987। कोई डाउट? ऐसे ही अगर वो 10 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल पूछ रहा है, हमेशा जो बड़ा है उसे ओपन करो और वहां तक ले जाओ जहां तक छोटा है। 10 और 7 का रिलेशन देगा, तो हम 10 को ओपन करेंगे और 7 तक ओपन कर देंगे, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल काट देंगे। समझ में आ गई ना मेरी बात? 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल तक ओपन करो, 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 9 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है तो बताओ, आगे चलते हैं। फाइंड एक्स, वो बोल रहा है एक्स निकाल दो। अगर इफ, पढ़ना आना चाहिए, हाँ। फाइंड एक्स इफ 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल्स टू एक्स अपॉन 11 फैक्टोरियल। चलो इसकी बात सोचे। वो बोल रहा है 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल टू एक्स अपॉन 11। 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 11 फैक्टोरियल। और वो बोल रहा है ये एक्स निकाल दो। तुम क्या सोचोगे, मैं तुमसे पूछता हूं। मैं क्या सोचूंगा? 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल तक ले जाओ। इक्वल्स टू एक्स अपॉन 11 को भी सबको 9 तक ले जाना ना, एक वो पॉइंट जहां पे ये लोग कैंसिल हो पाए। 11 इंटू 10 इंटू, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से अपन 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल को ले लेते हैं कॉमन। बोलो हाँ है ना? इसीलिए बनाया था मैंने। इधर भी 9, इधर भी 9, इधर भी 9, तो ये तो कैंसिल हो सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10। अरे यही बचेगा ना, इधर आ जाएगा एक्स अपॉन 11 इंटू 10, वो 110 हो गया। ठीक है, और अम, मैं उसको 110 भी नहीं कर रहा, मैं और सिंपल कर दूंगा उसे। और इंटू 9 फैक्टोरियल तो था ही, तो जैसे ही ये करोगे तो भाई ये तो कैंसिल होगा। फिर इधर भी एलसीएम ले लेते हैं इस 10 का भी, तो ये 11 अपॉन 10 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 11 इंटू 10। ये 10 से फिर ये 10 कैंसिल। कुछ समझ में आया? और ये 11 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 121। और 11 इंटू 11, कैलकुलेटर है नहीं तो तुम्हारे पास। समझ आया सोचने का तरीका? बड़े फैक्टोरियल को छोटे पे लाओ, छोटे को कैंसिल करने की कोशिश करो, हमेशा आंसर मिल जाएंगे। यही उसमें तरीका है। कोई डाउट है तो बता दो मुझे। फाइंड एन, बोल रहा है एन निकाल दो अगर ये कहानी है। अब देखो वैसा क्वेश्चन आया जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले
ओपन किया था उसे। एक तरफ है n की वैल्यू पूछ रहा है n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 30 इंटू, इसको हम कैसे पढ़ेंगे 30 इंटू n-1 फैक्टोरियल। बड़ा कौन है n+1। ये अगर ओपन होना शुरू होगा, यहां तक हमें जाना है, इसके जस्ट पहले कौन खड़ा होगा सोचो, n+1 के पहले जस्ट पहले कौन होगा, एक स्टेप 1 पहले, अरे n, एक स्टेप पहले कौन होगा n। n+1 जब ओपन होगा तो n+1 फिर n, फिर हम बोलेंगे कि n-1 फैक्टोरियल इसके पीछे खड़ा है इक्वल्स टू 30 इंटू n-1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को तो उड़ा लिया अपन ने। अब क्या बचे ये दो टर्म, n² प्लस n इक्वल्स टू 30, इधर लाके -30 कर देंगे। वो इक्वेशन वाला चैप्टर याद है, n² प्लस n -30 इक्वल टू 0, याद है। इसको स्प्लिटिंग टर्म करके सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो तुम्हें तो यहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चार ऑप्शन खड़े हैं, उसमें n की वैल्यूज लिखी है, जो सेटिस्फाई कर दे n² प्लस n इक्वल टू 30 वो आंसर है। बाकी अगर ये करने की बात करें तो n, ये पॉजिटिव n लगा रहे हैं वो, है ना। मैं याद जरूर दिला दूं, 6n -5n इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 30, और ये n भी बच गया -30 इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है ऐसा 10th का, अंशिका पूछ रहा हूँ। वो प्लस n बनाया मैंने जानबूझ के, +6 -5 और 6×5 = 30 होता है। फिर इसमें से क्या करेंगे, n कॉमन ले लेंगे तो n+6, -5 कॉमन लेगी तो फिर n+6 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या n+6 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और एक बचेगा n-5। नहीं आया समझ। तो दो फैक्टर हो गए, एक तो n की वैल्यू या तो आ सकती है -6 या n की वैल्यू आ सकती है +5। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, -6 n कैसे पॉसिबल है, केवल कौन सा पॉसिबल है 5। तो इसलिए आंसर क्या आएगा 5। इट इज नॉट पॉसिबल। अरे नेगेटिव वैल्यू थोड़ी है n की पॉसिबल, वो 1 कैसे ओपन होके जाएगा, हमने रूल क्या पढ़ा है n का, 1 को n तक जाना है, वो नेगेटिव कैसे हो सकता है, बढ़ के वो भी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे n तक जाना है, नेगेटिव पे कैसे जाएगा वो ऐसे। इट इज नॉट पॉसिबल कि n की वैल्यू 0 या नेगेटिव हो। बात समझ में आई या नहीं आई। ऑप्शन में तो सीधे 5 ही दिया होगा, पॉसिबल ही नहीं। लॉजिकली इससे सोचो, ऑप्शन ऑप्शन की टेंशन ही मत लो, नेगेटिव n देगा ही नहीं वो। अरे जिसको 1 से बढ़ के n तक जाना हो वो नेगेटिव और 0 कैसे जाएगा। हमने रूल क्या पढ़ा फैक्टोरियल का, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 टू, नेगेटिव नहीं है ये, इंटीजर्स ही आएंगे और 1 से ही शुरू होंगे। कुछ समझ में आया। यहां तक तुम्हें कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो बताओ। शुरू करें परम्यूटेशंस। देखो सबसे ज्यादा लोग परेशान इस चीज में होते हैं कि व्हाट, जब वो क्वेश्चन आता है तब वो तो हेडिंग लेके आता नहीं है कि मैं परम्यूटेशन हूं या मैं कॉम्बिनेशन हूं। सबसे ज्यादा परेशानी मैंने जो जनरली बच्चों में देखी है वो इस चीज को लेके देखी है कि हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि परम्यूटेशन है, क्वेश्चन या कॉम्बिनेशन है। तो शुरुआत से मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो हमेशा, कभी ये तुम्हें सिमिलर लगेंगे ही नहीं, तुम्हें हमेशा अलग ही लगेंगे। क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज ही ये डिसाइड करेगी कि क्वेश्चन परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन है। एक जैसे डेटा पे दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेटा से फर्क नहीं पड़ता है, केवल भाषा से फर्क पड़ता है। एक कहानी सुना रहे वो, कहानी को अच्छे से समझना, क्योंकि यही कहानी आगे तुम्हें क्लैरिटी देगी। अ ग्रुप ऑफ पर्सन want themselves to be photographed. They approach to a photographer and request him to take as many, very important, as many different photograph as possible with a person standing in different position among themselves.
सपोज ये तीन, कितने लोग ले गए ये? तीन लोग हैं, रमेश, महेश, सुरेश, RMS। ये तीनों गए थे और ये कह रहे हैं कि हमें फोटो खिंचानी है। और डिफरेंट फोटो कैसे मान लेंगे वो बोले डिफरेंट पोजीशन में खड़े हो गए तो उसको अलग फोटो मान लो। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर से मतलब है, पहले कौन खड़ा है? रमेश, फिर कौन खड़ा है? महेश, फिर कौन खड़ा है? सुरेश। तो वो बोल रहे हैं, ये वर्ड पढ़ो, रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, जितने हो सकते उतने फोटो खींचो, और डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग अलग अलग खड़े होंगे तो उसे अलग अलग फोटो मांगना। मतलब अगली बार अगर रमेश को तो वहीं खड़ा रखा, पर सुरेश और महेश ने अपनी जगह बदल ली, फर्स्ट पोजीशन पे रमेश को खड़े करके, तो बोले ये दूसरा फोटो है। अरे वही तीन लोग हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दूसरा फोटो मान लेंगे हम। तो ऐसे जितने हो सकते, अरे नहीं तो एक ही फोटो में आ गए थे ना तीनों। पर वो क्या कह रहे हैं, हम अलग अलग जगह खड़े होंगे तो ये अलग अलग फोटो माने जाएंगे। तो ऐसे कितने खींच सकते हो, खींच दो। तुम सोचो, पहली पोजीशन पर रमेश को खड़े करके उन दोनों ने अपनी पोजीशन 2 बार स्विच कर ली। ऐसे ही पहली पोजीशन पर महेश को खड़ा करके हम फिर बोल देंगे कि रमेश सुरेश, फिर महेश के बाद सुरेश रमेश। फिर ऐसे ही एक बार सोच लेंगे, क्या महेश हो गया, रमेश हो गया, तो सुरेश को खड़ा कर दो, रमेश महेश, महेश रमेश। इसके अलावा और कोई लाके दिखाओ। इसके अलावा तो नहीं खींच पाएगा आप फोटो, करके कर लो कोशिश। इसमें आ गए सारे केस, हाँ या ना? क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट कैसी है, अलग अलग जगह खड़े हो जाएं तो हम इसे अलग फोटो मानेंगे। मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा वही परम्यूटेशन है। और आगे जाके मैं फिर जब कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा फिर ये बात पूछूंगा। कॉम्बिनेशन में अगर ये बोलते ना तो इसको वो एक ही फोटो मानते हैं, ये सब बोले ये अलग अलग फोटो नहीं है, तीन लोगों का एक ग्रुप है, वो उसको कहीं भी खड़ा कर दो, अरे होते तो तीन ही लोग, वही तीन हो तुम, अलग लोग भी नहीं आए हैं, तो इसको एक ही फोटो मानता हूं। जहां अरेंजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, बोले ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ ले लिए तो ये एक ही बात है। अब कुछ समझ में आ रही है क्या मेरी बात? यही डिफरेंस है मात्र परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। कोई और वर्ड्स में डिफरेंस ढूंढने गए तुम कि मैंने इतने सिलेक्ट किए तो ये क्वेश्चन सिलेक्शन का है तो ये परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन, अरे भैया इससे फर्क नहीं पड़ता। वो सिलेक्ट अगर तुम ऑर्डर बेसिस पे कर रहे हो, इसमें से कहता है हम दो दो का ग्रुप बना के फोटो खींचना, तो हो गया ना सिलेक्शन दो लोगों का। पर फिर भी तुमने अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट करवा दिया, बोले नहीं एक बार ये इधर खड़ा होगा, मैं उधर खड़ा होऊंगा, ये सब अलग अलग फोटो होंगे, तो भैया फिर वो परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये सिलेक्शन इलेक्शन वर्ड पे मत जाना, मेन वर्ड पकड़ कर रखो, ऑर्डर। और इस एग्जाम्पल में यही कहानी मैंने यहाँ पे समझाई तुम्हें। क्या बोली? उन लोगों ने जाके फोटोग्राफर को बोला हमारी अलग अलग फोटो खींचो, तीन ही लोग की, हर फोटो में हम तीन ही होंगे। फिर फोटो अलग कैसे होगी? ऑर्डर की वजह से, और तो कोई तरीका था नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन ऐसे ही हिडन बताएगा कि ऑर्डर है, ऐसा भी क्लियर नहीं बोलेगा कि ये ऑर्डर में होगी बात लैंग्वेज से। पर हमारा दिमाग ढूंढ रहा होगा अगर कि हाँ यहाँ ऑर्डर है कि नहीं है, तो तुम एक बार में पकड़ लोगे क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का। अगर तुम्हारे दिमाग एक्टिवली मोड पे नहीं है और वो ऑर्डर नहीं ढूंढ रहा है तो उसको कंफ्यूजन हो गई होगा। कोई समस्या है क्या? ये मैंने सबसे पहले बता दिया तुम्हें, बाकी चैप्टर बहुत आसान है। केवल इतनी सी बात तुम्हें सीखनी है कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के ये ढूंढना है कि क्वेश्चन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है या ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं है तो कॉम्बिनेशन है तो परम्यूटेशन। आगे चलें। और वो जो रूल हमने पढ़ा है वो तो परम्यूटेशन में भी लगेंगे, कॉम्बिनेशन में भी लगेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे चलते हैं। डेफिनेशन देखो, परम्यूटेशन की डेफिनेशन है ये। परम्यूटेशन क्या कहता है? वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्टिंग। तो वर्ड अरेंजमेंट हो या सिलेक्शन हो, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, मैंने भी पीछे पढ़ा है, जब ये चैप्टर पढ़ लेते हैं उसके बाद पता नहीं क्यों उनका दिमाग ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों। अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन और सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। मैं यही डेफिनेशन पे दिखा रहा हूं, देखो डिफाइन किया उसने। मैं कह रहा हूं ये तीन लोगों ने अपने आप को अरेंज कराया था। इस एग्जांपल को पकड़ के वो हमेशा ये सोच लेते हैं कि बात जब अरेंजमेंट की हो तो परम्यूटेशन, ना 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 ना, सिलेक्शन पे भी परम्यूटेशन। ये लिखा, ये इसी में से वो बोलता है कि हमको केवल तीन में से दो दो का ग्रुप का ही फोटो खींचना है, एक साथ तीनों का खिंचवाना ही नहीं है। ऐसा भी तो करते हैं ना अपन, दोस्त गए तीन, बोले दो दो करके खिंचाएंगे,
तो सिलेक्शन पे भी परम्यूटेशन हो जाएगा। सवाल ये है कि जब वो दोनों फोटो खिंचा रहे थे तो उन्होंने अरेंजमेंट को अलग अलग माना था क्या, या उन्होंने ये बोला था कि हम दोनों एक साथ एक फोटो में आ गए तो अब इसके बाद अब कोई फर्क नहीं पड़ता मैं राइट में खड़ा था या लेफ्ट में खड़ा था। क्या इंपॉर्टेंट बात थी, वहां से तय होगा परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन। अरेंजमेंट और सिलेक्शन वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ समझ में आई बात की नहीं आई? वो बोलता है सिलेक्टिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि तुम एक ही बार में तीनों सिलेक्ट कर लो, एक बार में दो सिलेक्ट कर लो। ये बड़े पे बोल दो तो अगर 10 लोग फोटोग्राफ के लिए खरीद खड़े हैं तो तुम 10 के 10 लोगों को खड़े करके फोटो खिंचाओ। अगर अरेंजमेंट पे तुमने अलग अलग फोटो बोलना शुरू कर दिया है, टेकिंग 10 एट अ टाइम, या 10 में से 9 को सिलेक्ट करके टेकिंग 9 एट अ टाइम, टेकिंग 8 एट अ टाइम, तो 10 के 10 एक साथ खड़े करो, 9 करो, 8 करो, 6 करो, मतलब उसके अंदर से सिलेक्ट करके लाओ, या पूरे एक साथ ही अरेंज कर दो। इन सब बातों का कोई असर नहीं है। असर तो इस बात का है कि अगर वो लोग ऑर्डर बदलते हैं तो उसे अलग अलग माना जाएगा। जहां पे ड्यू रिगार्ड दी जाए ऑर्डर को, जहां पे ड्यू रिगार्ड दी जाए ऑर्डर को, वो परम्यूटेशन होता है। क्योंकि मैं मजेदार बात बताता हूं चलो तुम्हें, कहीं है कॉम्बिनेशन। क्योंकि मेरे को ये लगा पहले जब मैंने पढ़ा है बच्चों को, वो जब कॉम्बिनेशन पहुंचते हैं तब उनके दिमाग पे बम फूकता है कि मैं तो अलग ही नहीं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले दिन ही ये क्लियर कर दूं, द नंबर ऑफ वेज इन विच स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज्ड और सिलेक्टेड। लो फिर से क्या लिखा है, परम्यूटेशन की डेफिनेशन पे भी क्या लिखा है तुम्हारी बुक में, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अरेंजमेंट और सिलेक्शन परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन दोनों में होता है। और या तो वो 10 लोग हैं तो 10 के 10 ये हो गया इक्वल नंबर का मतलब, और 10 में से 9 8 10 में से 11 लोगों को कैसे सिलेक्ट करोगे यार, या अरेंज करोगे। तो इसलिए ऐसे लिखते हैं कि भाई 10 के 10 ले लो, या 10 में से 9 8 7 6 5 ले लो, अरेंज कर लो या सिलेक्ट कर लो किसी भी कलेक्शन में से। और इंपॉर्टेंट बात देखो, वेयर द ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन और अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तुम्हारी बुक पे क्या लिखा है वहां पे परम्यूटेशन में, गिव अ ड्यू रिगार्ड टू द ऑर्डर। और यहां क्या लिखा है कॉम्बिनेशन में, द ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। अरे परम्यूटेशन के डेफिनेशन पे लिखा है उसको ड्यू रिगार्ड दो, उसको इंपॉर्टेंस दो, यहां बोल रहे हो उसको इंपॉर्टेंस मत दो। मतलब वही बात है कि तीन दोस्तों ने अगर फोटो खिंचा लिया, भले कहीं पे भी खड़े थे, वो तीन तीन के ग्रुप बन रहे हैं, तो वो बाहर हो गए, अब अगली बार नहीं आएंगे वो। समझ में आई मेरी बात? तो मैंने जो फाइनली तुम्हें समझाया अभी, उसका केवल एक मीनिंग है कि आपको ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दिखे क्वेश्चन में तो समझ जाना कि आगे जो भी सोचना है परम्यूटेशन पे सोचना है। और अगर ऑर्डर पे इंपॉर्टेंस नहीं दिख रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के, क्वेश्चन ऐसा क्लियर नहीं बोलेगा कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ये फोटोग्राफ वाले केस में अगर मैं तुम्हें ऐसे ना समझाऊं तो क्या समझ में आ रहा है कि ऑर्डर की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। और ऐसे टेंशन नहीं लेना कि एकदम कुछ हो गया। जब हम अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ेंगे 10 तरह के 12 तरह के, तो तुम्हारा दिमाग पकड़ने लगेगा कि कैसे भाषा से पकड़ना है कि ऑर्डर है या नहीं है। पर तुम्हारी एक्टिव माइंड होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय। मैं बस इतना चाह रहा हूं, ठीक है। अब देखो उन्होंने उसका एक तरह से कह सकते हो रिलेशन या फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इस वर्ड का मतलब क्या होता है, वही अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, इस भाषा पे बात हो सकती है, या सिलेक्शन कितने हो सकते हैं, इस भाषा पे बात हो सकती है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट और सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन में भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब भी यही होता है, अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों का यही मतलब होता है। हाँ, फिर अंतर क्या है, व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या? और वहां पे भी जब लिखा हो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन,
तो उसका मतलब दिमाग को सेट करो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है, मतलब अरेंजमेंट या सिलेक्शन होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। और लिखा है ना, और या तो क्वेश्चन अरेंजमेंट वाला होगा या तो सिलेक्शन वाला होगा। बोलेगा 10 में से 6 को ले आओ, ये सिलेक्शन जैसा हो गया। 10 के 10 को अरेंज करते जाओ, ये अरेंजमेंट वाला हो गया। अरे क्या है उसमें? लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं, उससे तय होगा वो परम्यूटेशन के नंबर है या कॉम्बिनेशन के नंबर है। होगा तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन ही, पर वो परम्यूटेशन है या कॉम्बिनेशन, वो डिपेंड करता है ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये चीज दिमाग में अच्छे से गई ना, क्या बोला मैंने? अब वो बोल रहा है देखो, when r objects are chosen out of n different object, जैसे 10 लोग फोटो खिंचाने गए और उन्हें 4-4 के ग्रुप में फोटो खिंचाने हैं, तो n हो गया 10 और r हो गया 4। कोई डाउट? फिर इसका डिनोशन कैसे होता है कि हम इसके अरेंजमेंट निकाल रहे हैं, तो इसको डिनोट ऐसे, तो एक तो npr ऐसे करते हैं, और एक तरीका होता है इनका p लिख के ब्रैकेट में n कॉमा r लिख देते हैं। तरीका एक, तरीका दो। जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो n है, टेकन एट अ टाइम जितने हैं वो r है। r की वैल्यू इसलिए मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम हो सकती है n। तो r n से छोटा होगा या बराबर होगा, ऐसे रिलेशन बनाना समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे इन चीजों की आदत डाल लो तो वो इजी हो जाएंगे। r n के बराबर, भाई 10 में से 4 टेकन एट अ टाइम, 5 टेकन एट अ टाइम कर सकते हो, 10 टेकन एट अ टाइम भी कर सकते हो मैक्सिमम। 10 लोग है तो 10 टेकन एट अ टाइम। 10 में से 11 टेकन एट अ टाइम तो नहीं हो पाएंगे ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात अच्छे से समझ लेना। नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन r ऑब्जेक्ट्स आर चूजन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय npr। npr और npr, अच्छा एक और दे दिया उन्होंने, बोले ऐसे भी लिख देंगे हम, ठीक है। फिर बोलता है लेट अस कंसीडर द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज। हम क्या पता कर रहे हैं? कितने तरीके, कितने वेज हैं। ये नंबर ऑफ वेज, इसका मतलब ये अरेंजमेंट पूछ रहा है। जैसे which the first r rankings are secured by n students, as one of the n student can secure the first rank, the number of ways in which the first rank is secured is n. Now consider the second rank n minus 1। ऐसे करके उसने पूरा समझाई कहानी और इसे ओपन करना सिखाया। ये देखो ये ओपन हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करके वो कहां तक जाएगा? n माइनस आर प्लस 1। सर ये n माइनस आर प्लस 1 कैसे हो गया आखिर में? तुम में से कोई बता सकता है? ये समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये आखिरी n माइनस आर प्लस 1 कैसे हो गया? वहां तक कैसे ओपन हो गया? n, n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे आती जा रही होगी ना। मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो? इसके बीच में कहीं आर आ गया, कहां तक जा सकते हो? n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस आर, n माइनस आर लास्ट है क्या? ये तो बीच में है कहीं। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तुम मुझे बताओ इसके पहले कौन होगा? n माइनस आर माइनस 1। अरे ऐसे ही सोचूंगा ना। इसके बाद कौन होगा? n माइनस आर प्लस, कुछ समझ नहीं आई बात। एक बढ़ेगा ना आगे, एक कम होगा ना पीछे। अरे इसके जस्ट पहले वाला, इसके जस्ट आगे वाला। समझ नहीं आई बात, क्या बोला मैंने? ये उसके जस्ट आगे वाला है। तो तुम्हें इसको कैसे सॉल्व करना है? क्या हमें सर ऐसे सॉल्व करना है? नहीं, ये बहुत सिंपल है।
एन पी आर का फाइनल रिजल्ट है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, बात खत्म। एनपीआर का आंसर कितना है, केवल फॉर्मूला ही इतना सा है, फैक्टोरियल एन। और मजेदार बात बताऊं, अगर जैसे ये 6p2 है तो इसको मैं अभी सिखाऊं, ये केवल ऐसा हो जाएगा 6 × 5 कर दो, आंसर यही है। मतलब 6 को 2 बार ओपन कर दो, बात खत्म। सर ये कैसे हो गया, इस फॉर्मूले को लगाओ, 6 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, 6 - 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या, 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। मैंने क्या बोला था, समझ आया क्या कि नहीं आया? मैंने ये सिखा इसलिए दिया कि ये अगर रिलेशन दिख जाए तो तुम घबरा नहीं जाओ कि ये वैल्यू कौन सी है सर, n - r+1। तो मैंने तुम्हें समझाया कि n से चालू किया तुमने, उसमें से केवल r थिंग एट अ टाइम ले रहे हो, तो कहीं n - r भी आएगा, उसके अगली वैल्यू का नाम है ये n - r+1, ये n - r+1 तक ओपन होता है। मैं तो कह रहा हूं यूज केवल इतनी सी बात ही होनी, अभी आएगी ये नीचे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल n - r। ये रही देखो, ये समझ में है, ये उसका डेरिवेशन है, तुम्हें उस तक जाने की जरूरत नहीं। मैंने केवल ये टर्म समझा दी कि तुमको कल को समझ में आए कि क्या हो गया सब। अरे आर तक ही ओपन करनी थी ना, हम एन तक तो जा ही नहीं सकते थे, उसने कहा था ना एन में से आर चीजें ले रहे हैं हम, आर तक ही जा सकते थे ना। पूछ पूछ। आर तक ही जा सकते थे, ये केवल डेरिवेशन के लिए। मेन चीज तो ये जो हमें यूज करेंगे, ठीक है। और वो जो मैं अभी पीछे बोल रहा था कि मैं अभी सिखाता हूं कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, वो आ गया है जस्टिफिकेशन यहाँ पे, कि वो केस जहां पे आर क्या हो जाएगा, एन के बराबर। तो देखो क्या होगा, यही इसको सोचो, ये भी एन हो जाएगा, टेकन एट अ टाइम ले लें तो ये तो 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर इसको हमने नॉट डिफाइन कर दिया तो गेम ओवर, इसको 0 के बराबर ला ही नहीं सकते। अरे टेकन एन एट अ टाइम नहीं ले सकते क्या? तो ये भी एक केस है, इसलिए उन्होंने कहा 0 फैक्टोरियल हमारे केस में कभी भी 0 नहीं होगा, क्या होगा, 1। जो कि बातें मैथ्स की नहीं हो रही, अरेंजमेंट की हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो एक अरेंजमेंट है कि नहीं, कि एन थिंग्स टेकन एट अ टाइम। तो वेन एवर आर जब एन के बराबर हो जाए तो सिचुएशन खराब ना हो। ये देखो, अगर ये ऐसा हो जाए तो ये 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? इस केस को कवर करने के लिए लाए उसको n - r+1 तक। अगर हम उसको केवल n - r पे छोड़ देते तो वैल्यू क्या बन जाती, 0 तो आखिरी होता ही नहीं है। टेकन आर थिंग्स एट अ टाइम के लिए हम उसको कहां तक ओपन कर रहे हैं, n - r+। जब प्योर मैथमेटिक्स में घुस गए कि ये आखिर ऐसा करा क्यों, ये सब हमेशा के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इसलिए समझा दे कि कल को अगर देखने की इच्छा हो वापस से कि हाँ ये ऐसा होता है, इसलिए होता है। याद है ना, कोई भी चीज अपन ओपन करते हैं फैक्टोरियल में तो कहां तक ले जाते हैं, 1 तक। इसको 1 पे मेंटेन कर पाए उस केस में भी जब आर और एन सेम हो जाए, इसलिए इसका जनरलाइज ओपन वैल्यू क्या बना दी हमने, n - r+1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी तो समझ में आ गई ना कि एक जगह आएगी जहां n - 2 3 4 करके r बन जाएगा, तब तक ओपन होता जाएगा। पर वो वैल्यू भी हमें 0 नहीं चाहिए, n - r केवल छोड़ देंगे तो 0 भी हो सकती है, n = r हो गया तो हम उस सिचुएशन से बचने के लिए उसको n - r+1 पे रखते हैं। आई होप बात समझ में आई। पर क्या हमें कैलकुलेशन में ये सब करना है? नहीं, कभी भी नहीं करना है। कैलकुलेशन तो ये है, npr का मतलब है n⁻⁴ और मैंने कहा इसको भी कितना इजी कर लोगे तुम, अगर तुम्हें ये दे दिया 7p3, तो इसका क्या मतलब होगा पता है,
7 को 3 बार ओपन कर दो, ओवर। आंसर यही क्यों आएगा, अभी समझाया था वैसे ही। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 मतलब कितना, 4 फैक्टोरियल ना डिनोमिनेटर में, तो 4 फैक्टोरियल। फिर वही ये बात, 7 6 5 के बाद तो क्या आ जाएगा ऊपर 4, और नीचे तो 4 फैक्टोरियल है ही, तो ये तो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली तो इतना ही ओपन होगा ना। एप्लीकेशन कितनी आसान है ये समझ में आ रहा है, फॉर्मूला कितना आसान है। ओके, तो इसी जस्टिफिकेशन में छुपा था कि ये 0 फैक्टोरियल को हमने 1 क्यों रखा है, 1 के साथ ही, क्योंकि n थिंग्स एट ए टाइम पे वो 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जबकि हमें अगर n चीजें एट ए टाइम ले ली तो फिर तो अरेंजमेंट n फैक्टोरियल बनना चाहिए, तो उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। कोई डाउट है तो बताओ। अंशिका ठीक से समझ में आया या नहीं आया, बता दे बता दे। आ गया। इवेल्युएट दिस। अब ऐसा क्वेश्चन दे तो फिर इस पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए, सारी परम्यूटेशन की कॉम्बिनेशन है। अरे वो लिख रहा ना 5p3, इस पे कैसे सोच सकते हो तुम कुछ भी। हाँ, 5p3 को कैसे ओपन करेंगे, 5 × 4 खेल खत्म। ये कितना आएगा 60, ये देखो, कोई समस्या। देखो उसने फॉर्मूला लगा के खोल के दिखाया, ये वो जनरल नोटेशन यूज कर दिया, n - r+1 तक ओपन होता है, ये n - r+1 ही है देखो, 5n - r3। अरे सुन रहे हो ना, 5 - 3 + 1 कितना हो गया, ये 4, 3 हो गया। पहले एडिशन करोगे, फिर ये माइनस करोगे, 3 कैसे होता है, पहले एडिशन करोगे ना। बोर्ड मास का कोई रूल वूल होता है क्या जीवन में, होता तो है सर। तो ये -2 हो जाएगा, इसलिए वो कितना आएगा 3, इसलिए आखिरी नंबर कितना आएगा 3। बात समझ में आई। पर इसको इजी करके कैसे बताया उन्होंने, बोले कि ऐसे कर लो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r। उसको भी मैंने और इजी करके क्या बोला, वहां तक ओपन कर दो जितनी दिख रहे हैं तुम्हें, 3 दिख रहे हैं ना, 3 बार ओपन कर दो। अगर 5p5 होता तो तुम कितनी बार ओपन करते, 5 बार। अरे अपॉन में 0 फैक्टोरियल है, वो 1 ही है, 5 4 3 2 1। और तुम्हें ये लगा के देखना है n - r+1, तब भी ये 1 ही लाएगा आखिरी। अरे 5 - 5 + 1 बनेगा ना ये, समझ नहीं आया। कोई डाउट है, समस्या है तो बताओ। कि इजी नहीं है ये, 11p5 कैसे ओपन होगा बताओ, 11 10 9 8 7 हो गए ना 5 नंबर। क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व भी करते तो नीचे 6 फैक्टोरियल आता और उसके बाद 6 फैक्टोरियल आता, और उसके मतलब ही नहीं है कुछ, फैक्टोरियल अपॉन n - r में तो यही बचता ना, यही किया उन्होंने, आंसर आ गया। अभी तो कोई डाउट ही नहीं था कि क्वेश्चन परम्यूटेशन का था या कॉम्बिनेशन का। पर इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ तुम मुझे कि कैसे समझ रहे हैं हम। हाउ मेनी, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने 3 लेटर वर्ड बना सकते हैं यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड्स दिस। अब कहीं क्वेश्चन में लिखा है ऑर्डर है नहीं है, क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है परम्यूटेशन है, ईमानदारी से सोचो, ईमानदारी से सोचो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब तुम्हारे पास नहीं है कि तुम परम्यूटेशन ही पढ़ रहे हो तो ये परम्यूटेशन नहीं है। तो बताओ मुझे कैसे पता चल रहा है ये, वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड। ये वर्ड ये लैंग्वेज दिख रही है, 3 लेटर वर्ड,
तुम्हें ये पता है ना लेटर क्या इसको बोलते हैं और वर्ड किसको बोलते हैं? लेटर इंडिविजुअल है, वर्ड कॉम्बिनेशन है। मतलब तीन चीजें सिलेक्ट करोगे एट अ टाइम। क्या ये वर्ड, अगर सपोज करो तीन लेटर सिलेक्ट हुए, ARE और REA, क्या ये दोनों वर्ड हैं? पहले मेरा सवाल बताओ, क्या ये दोनों वर्ड हैं? ARE और REA, ये दोनों वर्ड नहीं है। वो मना कर रही है। क्यों भाई? ये वर्ड अभी हाल मैंने बोला क्या तुम लेटर और वर्ड समझते हो? तुमने कहा हाँ। फिर मैंने पूछा कि यार ये इंडिविजुअल चीजें होती है, ये ग्रुपिंग होती है, तब भी तुमने कहा हाँ। अब मैंने पूछा कि ये ARE और REA इनमें से स्क्वायर में से चुन लिया मैंने, तो मैं पूछ रहा हूँ ये ARE और REA ये दोनों वर्ड नहीं है, तो तुम मना किस बात का कर रही है? बता तो किस बात का मना कर रही है इसमें? उसमें मीनिंग का कहाँ लिखा है कि भाई ऑल थ्री वर्ड्स हैव मस्ट हैव मीनिंग? ऑल द वर्ड्स मस्ट हैव मीनिंग? काय जबरदस्ती क्वेश्चन कुछ भी बोल रहा है तो कुछ भी सोचेगी तो कैसे चलेगा? ये दोनों वर्ड हैं और ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, अभी तो मीनिंग पे तो गए नहीं अपन। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है और दोनों का अलग अलग मीनिंग है। देखो ऐसे लिखा उसने भी, एनी अरेंजमेंट ऑफ लेटर इज कॉल्ड अ वर्ड इवन दो इट मे और मे नॉट हैव मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन। तुम उन्हें प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हो, बोल भी नहीं पा रहे हो, तब भी वो वर्ड ही कहलाते हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर है। यहां से पता चला कि यहां पे अरेंजमेंट का क्या है इंपॉर्टेंस, क्योंकि जब हम तीन लेटर चुनेंगे तो जो वर्ड बनेगा, उन्हीं तीन लेटर का दूसरा कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे, पहले ARE लिखा फिर ERA लिखा, दे आर नॉट सेम। इंग्लिश में वो सेम नहीं है। ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो अलग ही माने जाने चाहिए। इवन दो वो तीन वही हैं जो ARE में थे, पर वो अलग जगह आ गए तो वो अलग हो गए। इससे पता चलता है कि क्वेश्चन किसका है, परम्यूटेशन का। समझ रहे हो बच्चे क्यों परेशान होते हैं? ऐसे पागल नहीं है, पर वो सच में ऐसे क्लैरिटी नहीं आती। अब अगर हम ऐसे सोचना सीख जाएंगे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पे सीख जाएंगे कि हाँ इस पे ऐसे सोचते हैं, तो वो कुछ नया मिलेगा भी तुम्हें, तो तुम्हें पता है कि मेरे को कैसे सोचना है। समझ में आई बात? आगे देखो। इस समय तो क्या होता है, परमिटेशन का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कितने लेटर है? ASQUARE। बच्चा कैसे कॉन्फिडेंस में जाता है, बोले 6 में से 3 चुनने हैं ना सर, ये आंसर है, बात खत्म, इसमें क्या है। लेकिन जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तब उसको ये समझ नहीं आता है कि मैं ये 6P3 करूंगा कि 6C3 करूंगा, और 4 ऑप्शन में 6P3 का आंसर भी है और 6C3 का आंसर भी है। और गलत करेगा तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम्म। फिर वो बोल रहा है हेक्सागोन में से चुन दो, तो भैया ये 1 2 3 4 5 6 7 7P3। इसको ओपन करना तो बच्चों का खेल है। 6P3 मतलब 6 5 4, और 7P3 मतलब 7 6 5। ये लो 6 5 4 7 6 5, आंसर खत्म। को डाउट? डाउट है तो पूछो। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, फिर से बात है कितने तरीके हैं। कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ? 5 लोग लाइन में खड़े होना चाहते हैं ग्रुप फोटोग्राफ में, कितने तरीके हैं उनके पास? तरीके, अगर आप कॉम्बिनेशन जैसा सोचो कि बोले यार 5 खड़े हो गए बात खत्म हो गई, तो तरीके कहाँ है फिर? नहीं आया समझ में? फिर तो एक ही तरीका है। वो बोल रहा हाउ मेनी डिफरेंट वेज, मतलब वो क्या चाहता है, अलग जगह खड़े होने पे अलग काउंट किया जाए फोटो। हमने एक साथ कितने लोगों को लेना है? 5 को लेना है, 4 को लेना है, 3 को लेना है, 2 को लेना है, कितने लोगों को लेना है एक साथ? तो फिर ये क्या बनेगा, 5 में से 5 ही चुनने हैं, क्योंकि उसने ऐसा बोला ही नहीं 5 में से 3 का ग्रुप बना के फोटो खींच दो, 2 का ग्रुप बना के फोटो खींच दो, जिसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। ऐसा तो बोला ही नहीं उसने, तो हम तो 5 के 5 ही लेंगे एक साथ। उसने बोला भी ऐसे, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन, पांचों को खड़ा करना लाइन में। तो फिर बना NPR,
तो वो आर भी इसमें किसके इक्वल हो गया, एन के। अरे हाँ या ना। 5p5 को कैसे ओपन करते हैं, मैंने कहा इसको 5 बार ओपन कर दो भाई। 5 को 5 बार ओपन करने जाओ 1 पे खत्म हो जाएगा। अरे मैथमेटिशियन ने इतनी होशियारी से बनाया, तुम 11p11 ओपन करो, 11 को 11 बार ओपन करोगे 1 पे ही खत्म होगा। फैक्टोरियल की कहानी चल रही है, ये फैक्टोरियल हो गया है प्योर 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे तो 0 है, वो तो 1 है, तो ऊपर क्या बचा है 5 से लेके 4 तक। कोई डाउट है क्या? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही तो मजा है मैथ्स का। 120 बेस। अगला देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइजेज आर टू बी अवॉर्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर। ये 3 प्राइज मिलने हैं। 13 लोगों ने अपनी एग्जीबिशन एंटर की है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइज बी अवॉर्डेड। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 प्राइज देने, ए बी सी डी ऐसे करके 13 अलग अलग लोग हैं। फर्स्ट प्राइज ए को मिले या फर्स्ट प्राइज बी को मिले, एक ही बात है क्या? सब अलग अलग बातें, अलग अलग बातें हैं। तो ऐसा हो सकता है कि सपोज एबीसी ही चुने गए, लेकिन उसमें से फर्स्ट इसको मिली, सेकंड इसको मिली, थर्ड इसको मिली, या फर्स्ट जो है वो बी को मिल गई, इसको सेकंड मिल गई, इसको थर्ड मिल गई। ये सब अलग अलग बातें हैं ना। भले ही एबीसी ही चुने गए हो 1 2 3 के लिए, फिर भी इन्हें जब फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलेगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे ना। तो क्वेश्चन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। और अगर ऑर्डर है तो ऑब्वियस बात है कि फिर हमें परम्यूटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। 3 स्टूडेंट टेकन एट अ टाइम, भाई वो 13 में से 3 कोई भी हो सकते हैं। टेकन एट अ टाइम कितने होंगे, 3। फिर उनके अंदर भी ऑर्डर अलग अलग है, वो 3 एक जैसे नहीं है कि बस वो 3 चुन लिए तो भैया ये एक केस ही खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, उनके अंदर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी स्विच होंगे तो वो अलग अलग कहलाएंगे। ऐसे समझ में आ रही है बात की नहीं आई? पक्का? हम्म, तो फिर ये एनटीआर लगेगा। एन कितना होगा, मैंने कौन से 3 पे, 13, तो 13p3 ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 12 11, ये आंसर होना चाहिए। ये रहा। कोई समस्या है? पर ये जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम्हें लग रहा होगा सर समझ में तो आ रहा है, जब इसकी एक्सरसाइज दूंगा मिक्स वाली, तब पता चलेगा सच। तो कहीं लैंग्वेज में लिखा हो, तुम्हें बताओ कहीं लिखा हो उसने ऑर्डर है नहीं है? यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्पस, और उसके अंदर जब एक्टिविटी होगी तो क्या होगा। ये अवार्ड वाला केस याद रह जाए ना अगर तुम्हें, तो बहुत सारी चीज तुम्हारी हल हो गई। वो फोटोग्राफ वाला केस तुम्हें ध्यान रह जाए ना, तो भी तुम्हारी बहुत सारी चीजें हल हो गई, क्योंकि जब भी क्वेश्चंस बनेंगे ना वो इन्हीं टोन पे बनाने वाला है। इतने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि वो कोई नई टोन नहीं बना पाएगा, और बना भी लेगा इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद, यू कैन इजीली क्रैक इट। ये अरेंजमेंट आएगा या नहीं आएगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान दो कि कैसे हमने ये प्रूव किया कि यार ये कैसे सोचा कि इसमें अरेंजमेंट है, प्राइज वाले केस में, फोटोग्राफ वाले केस में, स्क्वायर वाले केस में, लेटर वाले केस में। लेटर से वर्ड बन रहे हैं, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग ही माने जाएंगे, तो उसमें तो पक्का ही ऑर्डर आएगा। कुछ समझ में आ रही है बात? हम्म, आगे देखो, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 students associated with 4 chartered accountant, assuming that each chartered accountant can take most 1 student। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक समय पे एक ही स्टूडेंट को आर्टिकल रख सकता होगा, तो हमारे पास मैक्सिमम प्लेस जाने की कितनी हो गई, 4। मतलब हमारा एन कितना हो गया, 4, और आर कितना हो गया, 3। समझ में आई बात? नंबर ऑफ पोजीशंस जिस पे वो 3 स्टूडेंट जाएंगे वो कितनी अवेलेबल है, 4। जा कितने पे पाएंगे, 3, वो है ही 3। अब सवाल ये है, यहां अरेंजमेंट है, परम्यूटेशन का केस है या कॉम्बिनेशन का? सपोज ए बी, ऐसे सोचना चाहिए। देखो मैं सोच के अभी दिखा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। 4 सीए हैं, एबीसीडी, और जो आर्टिकल हैं वो है पीक्यूआर। तो सपोज
वो 3 के पास जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए वो एबीसी के पास जाएंगे, ये पी क्यू आर, डी को छोड़ दिया उनने। तो क्या पी का ए के पास जाना, क्यू का बी के पास जाना और आर का सी के पास जाना, ये एक सिचुएशन हो, और इसकी अल्टरनेटिव सिचुएशन हो कि बी के पास पी चला जाए, क्यू के पास, सॉरी, ए के पास क्यू चला जाए और सी के पास आर चला जाए, ये कॉम्बिनेशन एक ही माने जाएंगे? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर से फर्क पड़ रहा है, ऑर्डर से फर्क पड़ रहा है तो मामला किसका है? समझ में आई बात? बाकी तो एन और आर हमें पता ही है, 4p3 पता ही है, 4 को 3 बार ओपन कर दो, 4 3 2। कुछ समझ में आया या नहीं आया? ऐसे सोचोगे तो क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, फिर इतना ड्राइंग भी नहीं करनी पड़ेगी, समझ में आने लगेगा। पर जब तक समझ नहीं आए तो थोड़ा सा सोचो ऐसे कि ये 4 लोग दिए, इनके साथ 3 लोग रखेंगे तो क्या वो ऑर्डर सेम लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा। अब देखो, ये तो पूरा लैंग्वेज प्रॉब्लम बना के दिया उसने। इफ 6 टाइम्स द नंबर, जब कभी किसी चीज के साथ टाइम्स लिखा हो, मतलब समझ रहे हो, 6 इंटू लिखा है, 6 times the number permutation of n things taken 3 at a time, n things permutation taken 3 at a time, npr हुआ ना? वो देख ही नहीं रही है, मैंने क्या लिख दिया उधर। मैंने बोला 6 टाइम्स मतलब 6 इंटू, फिर वो बोल रहा है परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग टेकन 3 एट अ टाइम, परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग परम्यूटेशन 3 एट अ टाइम, एनपीआर बना, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 7 times the number of permutation n minus things taken 3 at a time, n minus 1 taken 3 at a time, find n। समझ में आया? जैसा बोला वैसा उसकी इक्वालिटी, मतलब वैसा हमने पुट करके इक्वेशन बना दी। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें? ऑप्शन से n बिल्कुल कर सकते हैं, np3, np3 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस 3। समझ में आया? n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये तो समझ में आ रहा है, ये एक और बात का, ये n माइनस 4 है, ये n माइनस 3 है, तो जो बड़ा है उसको ओपन करेंगे, और इधर भी n माइनस 1 है और इधर n है, तो जो बड़ा है उसे ओपन करेंगे, दोनों तरफ यही बड़े दिख रहे हैं, और छोटे होते से वो उसके बराबर हो जाएंगे और वो कट जाएगा, और फैक्टोरियल से भी हमारा छुटकारा हो जाएगा। लेट्स सी, 6 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3, फिर n माइनस 4 फैक्टोरियल, 7 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। हाँ या ना? तो ये तो गए, ये भी गया, ले दे के यही बचा है, 6n इक्वल्स टू 7n माइनस 21। अरे बोलो ना हाँ या ना? n को एक तरफ कर दो, आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बताओ। कई बार ऐसा भी इजी हो जाता है, वैसे वो भी इजी होता है, ऐसा कोई दिक्कत। क्या तुम चाहते हो मैं सारे क्वेश्चन अभी बताऊं? अगर मैं बता दूंगा तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा, मेरे ही चलता रहेगा। पर अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, कौन सा बड़ा है, ये वाला बहुत बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो, हाँ ये वाला बहुत बड़ा है, आर की वैल्यू इतनी है, क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा दो। ये स्टेप समझ में आ रही है? एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अरे इसका बोलो ना हाँ या ना? फिर ऐसे ही दूसरे का भी,
वो उसके अपॉन में बाद में रख लेंगे, पहले थोड़ा सॉल्व कर लो। ये इसका है ओपन ने, इसको थोड़ा सॉल्व करके ये बना लिया, इसको थोड़ा सॉल्व करके ये बना लिया। अरे बोलो हाँ कि ना? अरे वो माइनस अंदर हुआ तो ये 51 बचेगा ना, और उधर माइनस होगा तो ये 50 बचेगा। फिर क्या करना है, इनको रेशो में रखना है। उसने बोला है ना ये दोनों रेशो में है, तो हम इसको रेशो में रखेंगे। तो न्यूमरेटर पे किसको रखना है, 56 आर प्लस 6 वाले का, इसका। तो ये ऐसे लिखोगे ना, 56 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस आर फैक्टोरियल। फिर इसके और नीचे जाने से अच्छा है कि इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो ना। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 51 माइनस आर फैक्टोरियल, और अपॉन में आ जाएगा 54 फैक्टोरियल। फिर क्या है, ये बड़ा है, इसको ओपन कर दो। फिर क्या है, ये बड़ा है, इसको ओपन कर दो। नहीं आया समझ? यहीं पे देख लो केवल। ये 56 हो जाएगा, 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल, हाँ या ना? अपॉन में 50 माइनस आर, इसका फैक्टोरियल, इक्वल्स टू 51 माइनस आर। ओपन करूं तो अगला 50 माइनस आर ही बचेगा ना, ये बात मैंने पहले भी समझे। 1 माइनस करके देख लो उसमें से, आर पे थोड़ी कुछ आएगा, वो तो कांस्टेंट है अपने पास, वो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अरे इक्वल टू कहाँ लगा दिया, हाँ। और ये 54 फैक्टोरियल है, तो ये गया और ये भी ये गया। अब ले दे के इसमें आर नहीं निकलेगा क्या अपने से? बोलो, नहीं निकलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, करो, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास। हाँ, 3080, 3080 हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 51 माइनस आर। ये सब हमने ये साइड सॉल्व करी। इक्वल टू किसके है, ये बराबर किसके है, उसके बराबर रख दो, 30,800। अरे ये इधर ले जाएंगे तो 10 ही बचेगा ना, इसको इधर ले जाएंगे तो 10 ही बचेगा ना। आर इक्वल्स टू 10 माइनस, सॉरी माइनस आर इक्वल्स टू 10 माइनस 51, ये कितना बचा, 41। अरे यार, ये कह रहा हूं मैं। ये 3080 जो है, इधर जाके डिवाइड होके इसने 10 बना दिया, वो 51 उधर चला गया, आर इक्वल टू 41 आ गया। अब मुझे बताओ, कोई दिक्कत है तो?